आज हम आधुनिक भारत के संदर्भ में जनजातीय तथा असैनिक विद्रोह, किसान आंदोलन एवं लोकप्रिय आंदोलन से संबंधित हम संबंध में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हमने एक फॉर्मेट बनाया है, उसी के अनुरूप हम आज इस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करेंगे। फॉर्मेट के अनुरूप पहला पॉइंट परिचय आता है तथा दूसरा पॉइंट पृष्ठभूमि एवं जनजातीय विद्रोह के कारण के रूप में जानेंगे एवं तृतीय फॉर्मेट के पॉइंट के रूप में विद्रोह का स्वरूप के बारे में हम जानेंगे तथा चौथे पॉइंट के रूप में हम प्रमुख विद्रोह, राजनीतिक, धार्मिक आंदोलन, पॉइंट 1.4 का 1.4 का 2 अपदस्थ शासकों के आश्रित के आंदोलन, 0.4 का 3 जनजातीय विद्रोह, 0.4 के 3 का कुंवर सुरेश सिंह द्वारा 3 चरणों में विभाजित करना इन जनजातीय विद्रोहों को, 0.4 का 3 के पहाड़िया एवं पूर्वी भारत के विद्रोह एवं सीमांत जनजातीय विद्रोह के बारे में हम जानेंगे। 0.4 के 3 के के अनुसार हम मध्य भारत व दक्षिणी भारत के विद्रोह के बारे में जानेंगे। 0.4 के 3 के के अनुसार हम कुछ छोटे आदिवासी आंदोलन एवं 1935 से 1947 के मध्य के आदिवासी आंदोलनों के बारे में जानेंगे। 0.5 के अनुसार ब्रह्मपुत्र घाटी के रंगपुर क्षेत्र तथा 19वीं सदी एवं 20वीं सदी का कृषक आंदोलन के बारे में जानेंगे एवं 0.6 के अनुसार 20वीं सदी के कृषक विद्रोह का स्वरूप एवं उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। हम अब इस टॉपिक की शुरुआत इसके परिचय से करते हैं। परिचय के अनुसार जन विद्रोह शोषण के विरुद्ध शुरू हुए थे। इस शोषण का प्रतीक अंग्रेजी शासन था, जिसकी नीतियों के कारण भारतीयों के अधिकारों, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक स्थिति पर आघात हुआ था। ब्रिटिश शासन की आर्थिक और राजनीतिक नीतियों के परिणाम स्वरूप समाज के विभिन्न वर्गों, विस्थापित शासकों, जमींदारों, धार्मिक नेताओं व फकीरों, सन्यासियों, सैनिकों, किसानों एवं जनजातियों ने अनेकों बार विद्रोह किए। इन विद्रोह के माध्यम से उन्होंने अंग्रेजों के साथ साथ भारतीय जमींदारों, प्रतिष्ठित शासकीय वर्ग और महाजनों को भी चुनौती दी थी। ब्रिटिश शासनकाल में जो भी जन विद्रोह हुए, उसका मूल उद्देश्य अपने समुदाय, समाज और क्षेत्र में शोषण और बाहरी प्रभाव को समाप्त कर अपनी व्यवस्था पुनः स्थापित करना था। जन विद्रोह को मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है: राजनीतिक, धार्मिक आंदोलन। अब हम पृष्ठभूमि एवं जनजातीय विद्रोह के कारण के बारे में जानेंगे। पृष्ठभूमि के अनुसार हम देखते हैं कि अंग्रेज ने 18वीं शताब्दी एवं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में साम्राज्यवाद नीति के अनुसरण करते हुए भारतीय उपमहाद्वीपों के अनेक भागों को अपने अधिकार में कर लिया। अंग्रेजों ने जनजातीय व्यवस्थाओं के अलगाव को भी समाप्त कर दिया और उन्हें पूर्णतः औपनिवेशिक परिधि के अंतर्गत ले लिया। अंग्रेजों द्वारा कृषि के वाणिज्यीकरण एवं अन्य आर्थिक नीतियों के चलते जनजातियों की अर्थव्यवस्था में अनेक बाह्य लोग जैसे साहूकार, ठेकेदार, व्यापारी आदि प्रवेश करने लगे। ये जनजातीय इन बाहरी लोगों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। अंग्रेज ने अपने इन मध्यस्थों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में भी औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का
विकास किया, जिससे जनजातीय शोषण के दुष्चक्र में फंस गए। अनेक बार अंग्रेजों ने जनजातीय समाजों के मुखियाओं को जमींदारों के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। नई भू राजस्व व्यवस्था में जनजातियों पर अनेक कर लाद दिए गए। अनेक जनजातीय लोग साहूकार के ऋण जालों में फंसने लगे। कृषक समाज के समान जनजातीय समाज भी कृषक से किराएदार के रूप में परिवर्तित हो गए। अंग्रेज अधिकारी, पुलिस एवं अन्य कर्मचारी भी जनजातियों पर अत्याचार करते थे। इससे जनजातियों को पारंपरिक अर्थव्यवस्था विकसित होने लगी। इसी काल में अनेक अनेक आंदोलन एवं कैथोलिक ईसाई मशीनरी जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने लगी, जिसे अधिकांश जनजातियों ने कभी पसंद नहीं किया। जनजातियों द्वारा ब्रिटिश सत्ता के विरोध के अत्यंत महत्वपूर्ण कारण यह था कि अंग्रेज ने जनजातियों को स्वायत्तता का हरण कर लिया था। जनजातीय प्राचीन काल से ही पूर्णतः या आंशिक स्वायत्तता का उपभोग करते चली आ रही थी, इसलिए उन्हें अधीनस्थ बनाना स्वीकार्य नहीं था। जनजातीय विरोध का एक अन्य महत्वपूर्ण कारण यह था कि वे अनादिकाल से वनों में से संबंधित रहे हैं। वनों का उनकी सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। वे खाद्य, ईंधन, चारे आदि वनोत्पाद के लिए वनों पर निर्भर थे। दूसरी ओर वन क्षेत्रों में ही उनके द्वारा अस्थायी कृषि जैसे झूम, पंडू आदि की खेती का भी की जाती थी। अंग्रेजों द्वारा जनजातीय क्षेत्र में आधिपत्य करने के कारण जनजातीय के वन संबंधी अधिकार अत्यंत सीमित हो गए थे। अब हम इनके कारण में और भी कुछ जनजातीय विद्रोह के कारण में कुछ और पॉइंट जोड़ना चाहेंगे, जिसके अनुरूप नई बाजार अर्थव्यवस्था का उदय और आदिवासियों में असंतोष। दूसरा पॉइंट, सामूहिक स्वामित्व की परंपरा का नष्ट होना और उससे उपजा असंतोष। पॉइंट 3, आदिवासी इलाकों में औपनिवेशिक राज्य की घुसपैठ ने हस्तक्षेप। पॉइंट 4, संचार साधनों का व्यापक प्रसार। पॉइंट 5, सड़कें निर्माण कार्य में निःशुल्क कार्य करवाने की प्रवृत्ति से उपजा असंतोष। पॉइंट 6, चाय बागानों में काम करने के लिए बाध्य किया जाना। पॉइंट 7, जनजातीय क्षेत्रों को न्यायिक व्यवस्था में ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली का सूत्रपात होना। पॉइंट 8, आदिवासी इलाकों में ईसाई मनुष्यों का घुसपैठ से उत्पन्न विक्षुब्धता। पॉइंट 9, जनजातीय क्षेत्रों में जमींदारों एवं महाजनों के ऊपर से थोपना। इन सभी बातों को देखते हुए अब हम उसके आगे जनजातीय और किसान विद्रोह के स्वरूप के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत आधुनिक भारतीय इतिहास में भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में हुए जनजातीय आंदोलन का स्वरूप एक समान रहा। जनजातीय किसी एक क्षेत्र से संबंधित होते थे, इसलिए जनजातीय आंदोलन का एक क्षेत्र विशेष में से संपूर्ण जन समुदाय से संबद्ध होता था। इन आंदोलनों से किसी क्षेत्र विशेष में संपूर्ण जन समुदाय आंदोलित हो उठता था। जनजातीय समुदाय स्वयं को एक विशिष्ट पहचान के रूप में मानते थे। वस्तुतः एक जनजाति किसी दूसरी जनजाति पर तब तक आक्रमण नहीं करती थी जब तक वह उनके शत्रु की सहायता न कर रही हो। लगभग सभी जनजातीय आंदोलन बाहरी लोगों के विरोध में हुए, किंतु इन आंदोलनकारियों ने उन गैर जनजातीय गरीबों के साथ कभी हिंसा नहीं की जो जनजातीय गांवों की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, जैसे तेली, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, बुनकर,
बाहरी लोगों के घरेलू नौकर आदि। अक्सर जनजातियों के पास पारंपरिक हथियार जैसे पत्थर, डंडे, तीर, कमान आदि कृषक उपकरण आदि। दूसरी ओर अंग्रेज सेना के पास आधुनिक हथियार थे। उनको सेना अनुशासित एवं प्रशिक्षित होती थी। परिणाम स्वरूप दोनों ओर से असामान्य युद्ध होता, जिससे जनजातियों की पराजय हो जाती और अंततः अंग्रेज सेना द्वारा जनजातीय आंदोलन का निर्दयता से दमन कर दिया जाता था। अब हम देखेंगे कि कैसे प्रमुख विद्रोह जो कि जनजातीय क्षेत्र में घटित हुआ था एवं यह किस किस वर्ग से होते हुए गुजरा था। पहला है राजनीतिक धार्मिक आंदोलन। इसके अनुसार राजनीतिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत हम देखते हैं कि फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था, जो कि 1776 से 77 ईस्वी में हुआ था। बंगाल में घुमक्कड़ मुसलमान धार्मिक फकीरों का एक समूह था। कृषि करने के साथ साथ फकीर नियमित रूप से धार्मिक यात्राएं भी करते थे। 1769 के अकाल के बाद अनेक गरीब किसान इनके साथ शामिल हो गए थे। यह लोग अधिकतर सूफी परंपराओं से प्रभावित थे। फकीर समुदाय मदारी और बरहाना जातियों के थे, जो मुगल काल में ही बंगाल और बिहार के अनेक हिस्सों में बस गए थे। 1769 से 70 में बंगाल में अकाल के दौरान असंख्य व्यक्ति गरीब और भूखमरी के शिकार हुए। इन दिनों मदारी समुदाय का मुखिया मजनू शाह दिनाजपुर में था। मजनू शाह फकीरों का नेता था। उसने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती देते हुए जमींदारों और किसानों से धन वसूल करने प्रारंभ कर दिया था। मजनू शाह के गतिविधियों को रोकने के लिए अंग्रेजी सरकार ने प्रयास किया। 1771 में कैप्टन जेम्स रिनल ने एक मुठभेड़ में मजनू शाह को पराजित किया। पराजित होने के बाद वह रंगपुर चला गया। 1792 में मजनू शाह और उसके साथियों ने नाटौर के इलाके में लूटमार की। अंग्रेजी सेना ने उसकी गतिविधियों को रोकने का प्रयास किया। उसकी गतिविधियों का मुख्य केंद्र दिनाजपुर, रंगपुर और मालदा था। मजनू शाह के मृत्यु के बाद चिराग अली शाह ने आंदोलन की नेतृत्व किया। चिराग अली शाह ने अपनी गतिविधियों का विस्तार बंगाल के उत्तरी जिलों तक किया। पठानों, राजपूतों और सेना से निकाले गए भारतीय सैनिकों ने चिराग अली की सहायता की। चिराग अली की सहायता करने वाले दो हिंदू नेता प्रमुख थे, भवानी पाठक तथा देवी चौधरानी, एक महिला। चिराग अली के नेतृत्व में फकीर समुदाय अधिक शक्तिशाली हो गया था। उन्होंने अंग्रेजी फैक्ट्रियों पर आक्रमण किया और उनके माल, गोला बारूद पर कब्जा कर लिया। अंत में लंबे संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार ने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में फकीर विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। अब हम सन्यासी विद्रोह के बारे में, जो कि 1770 से 1820 के बीच लड़ा गया है। आरंभिक विद्रोह में बंगाल में सबसे महत्वपूर्ण था सन्यासियों का विद्रोह। ये सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे एवं विभिन्न संप्रदायों में बटे हुए थे। विद्रोही सन्यासी गिरी संप्रदाय के थे। बंगाल के ब्रिटिश राज्य स्थापित होने के बाद नई अर्थव्यवस्था ने जमींदारी, कृषक तथा शिल्पी सभी की आर्थिक स्थिति को नष्ट कर दिया तथा उन्हें दरिद्रता के शिकंजे में जकड़ लिया था। इसी बीच 1769 से 70 में बंगाल में भयंकर अकाल ने इस प्रांत को जबरदस्त अराजकता और कष्टों से ग्रस्त कर दिया।
अकाल के बाद सन्यासियों ने विद्रोह किया। विद्रोह का प्रमुख कारण था तीर्थ स्थलों की यात्रा करने वाले तीर्थयात्रियों पर प्रतिबंध लगाया जाना। विद्रोह के दौरान सन्यासियों ने अंग्रेजी फैक्ट्रियों पर धावा बोल दिया और नगरों में धन वसूलना शुरू कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सन्यासियों तथा अंग्रेजों के बीच भीषण संघर्ष हुए। वारन हेस्टिंग लंबे अभियान के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल हुए। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी उपन्यास आनंद मठ में किया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वंदे मातरम नामक गीत में के रचयिता हैं। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपने प्रसिद्ध देशभक्ति गीत वंदे मातरम की रचना लगभग 1784 में की थी, जिसके बाद वे अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल किया गया है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक महान सामाजिक दर्शन शास्त्री भी थे। उन्होंने देशभक्ति के विचार को धर्म के आवश्यक अंग के रूप में प्रस्तुत किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने 1865 में अपना पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी लिखा। अब हम पागलपंथी विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि 1813 से 33 ईस्वी उत्तर पूर्वी भारत में विद्रोह किया गया था। उत्तर पूर्वी भारत में पागलपंथी नाम का एक धार्मिक पंथ था जो सत्य, समानता और भाईचारे के सिद्धांत का अनुयायी था। इस पंथ के अनुयायियों में हिंदू, मुसलमान, गारो एवं हैआंग आदिवासी थे। पागलपंथी विद्रोह के नेता क्रमशः या टीपू था। 1813 में टीपू ने अपने अनुयायियों को संगठित किया तथा काश्तकारों की जमींदारी के विरुद्ध भड़काकर विद्रोह किया। कुछ वर्षों पश्चात टीपू इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और अपने प्रशासक को चलाने के लिए उसने एक मजिस्ट्रेट, एक न्यायाधीश तथा एक कलेक्टर की नियुक्ति की। 1833 में इस विद्रोह को दबा दिया गया। अब हम जानेंगे फैरेजिया का विद्रोह 1804 ईस्वी में लड़ा गया। यह आंदोलन फरीदपुर आधुनिक बांग्लादेश में 1804 में आरंभ हुआ था। इस आंदोलन के नेता हाजी शरीफतुल्ला थे। हाजी शरीफतुल्ला 1781 से 1840 फरीदपुर आधुनिक बांग्लादेश के निवासी थे। हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी फरेजी अथवा फराजी के नाम से प्रसिद्ध थे। हाजी शरीयतुल्ला निर्धन किसानों में बहुत सहानुभूति रखते थे। उनके विचारों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में किसान और निम्न वर्ग के व्यक्ति उनके समर्थक बन गए। फरेजी आंदोलन ने पहली बार बंगाल के किसानों को संगठित कर सामंती अत्याचारों का सामना करने का अवसर प्रदान किया। यह आंदोलन निम्न वर्ग और बुजुर्ग वर्ग के बीच एक संघर्ष था। इस आंदोलन से लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक आमूल परिवर्तन का प्रतिपादन करते थे। इसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में प्रचलित कुरीतियों को दूर करना था। फरेजी लोग इस्लाम धर्म की प्रतिकूल प्रथाओं को समाप्त कर इस्लाम के सच्चे स्वरूप की स्थापना करना चाहते थे। फरेजी आंदोलन राजनीतिक व्यवस्था से भी प्रेरित था। इस आंदोलन के अनुयायी प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। 1840 में हाजी शरीयतुल्ला की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व उनके पुत्र दाद मियाँ ने किया। दादू मियाँ का वास्तविक नाम मोहसिन था। दादू मियाँ वहाबी आंदोलन से प्रभावित थे। उन्होंने सैयद अहमद रायबरेली के साथ सिखों के विरुद्ध युद्ध किया था तथा बारासात में कंपनी सेना के विरुद्ध मोर्चा संभाला था। दादू मियाँ ने किसानों की एक दयनीय स्थिति को अपने आंदोलन का मुख्य अंग बनाया।
इसके इनके नेतृत्व में किसान अत्यधिक संगठित हो गए, फलस्वरूप आंदोलन व्यापक और तीव्र हो गया। 1857 के पूर्व फौरजियों और जमींदारों तथा नीलहों के बीच 24 परगना नदियां और फरीदपुर में अनेक संघर्ष हुए। फर्जी उपद्रव 1838 से 1857 तक चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनेक अनुयायी बहावी दल में सम्मिलित हो गए। फर्जियों की तुलना रेड रिपब्लिकन्स के साथ की जाती है। अब हम वहाबी आंदोलन के बारे में जानेंगे, जो कि 1820 से 1870 के बीच लड़ी गई। वहाबी आंदोलन मूलतः इस्लाम का सुधारवादी आंदोलन था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम समाज को भ्रष्ट धार्मिक तौर तरीकों से मुक्त कराना था। इस आंदोलन के संस्थापक अब्दुल वहाब नामक व्यक्ति थे। इन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम वहाबी पड़ा। हमें इस आंदोलन के बारे में ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। अब हम कुक्का आंदोलन के बारे में जानेंगे। कुक्का आंदोलन की शुरुआत पश्चिम बंगाल में भगत जवाहरमल ने 1840 में की थी। भगत जवाहरमल सियान साहब के नाम से चर्चित थे। इस आंदोलन का उद्देश्य सिख धर्म में व्याप्त अंधविश्वासों और बुराइयों को दूर करना था। कुक्का आंदोलन वहाबी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। वहाबी आंदोलन की भांति कुक्का आंदोलन ने भी एक धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू होकर बाद में राजनीतिक रूप ले लिया। जवाहरमल के शिष्य बालक सिंह थे अपने अनुयायियों को एक दल गठित किया और उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में हाजरों को अपना मुख्यालय बनाया। कुक्का आंदोलन के सामाजिक सुधारों के जाति और अंतरजातीय विवाहों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना, मांस मदिरा एवं नशीली वस्तुओं का सेवन न करना तथा महिलाओं द्वारा पर्दा का त्याग करना शामिल था। पंजाब में अंग्रेजों की विजन के पश्चात सिखों को पुनः स्थापित करना इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य था। बाद के समय में जब कुक्का आंदोलन ने अपना राजनीतिक रूप धारण कर लिया तो इससे अंग्रेजों को काफ़ी चिंता हुई। फलस्वरूप अंग्रेजों ने 1863 से 1872 के दौरान इस आंदोलन को कुचलने के उपाय किए। 1872 में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। राम सिंह की मृत्यु के बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। अब हम अपदस्थ शासकों के आश्रित आंदोलन के बारे में जानेंगे। इस अपदस्थ शासकों के आश्रितों द्वारा किया जाने वाला आंदोलन में रामोसी विद्रोह, गडकरी विद्रोह एवं सामंतवादी विद्रोह प्रमुख रहे हैं। रामोसी विद्रोह 1822 से 1825 से 26 ईस्वी में लड़ा गया था। यह अधिक लगान निर्धारण तथा कर वसूली की उत्पीड़न प्रणाली के विरुद्ध रामोसियों ने 1822 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया तथा महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में लूटपाट की। रामोसी पश्चिमी घाट के रहने वाले एक आदिम जाति थी। रामोसी मराठा सेना और पुलिस में अधीनस्थ कर्मचारी थे। मराठा साम्राज्य के पतन के बाद इन्होंने कृषि का धंधा अपना लिया था। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्य भाव के कारण रामोसियों ने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया और 3 वर्षों तक दक्कन के प्रदेश में लूटपाट की। अंत में ब्रिटिश सरकार ने विद्रोह को शांत करने के लिए रामोसियों को भूमि अनुदान दिया और उन्हें पहाड़ी पुलिस में भर्ती किया। अब हम गडकरी विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि 1844 ईस्वी में लड़ा गया। यह विद्रोह 1844 में कोल्हापुर महाराष्ट्र में हुआ था। गडकरी लोगों ने मनमाने ढंग से भूराजस्व की वसूली, मराठा सेना में उनके सेवामुक्त किए जाने और उनकी जमीनों को
मामल मामलतदारों की देखरेख के अधीन रख दिया जाने के विरुद्ध विद्रोह किया। गडकरी लोग मराठा क्षेत्र के दुर्गों में सैनिक के रूप में काम करते थे, उनके बदले में उन्हें एक मुक्त भूमि दी जाती थी। विद्रोह के दौरान गडकरी लोगों ने समनगढ़ तथा बुद्दरगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस संघर्ष के बाद अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल हुए। बाबाजी आहिर केर इस विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। अब हम सामंतवादी विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि 1844 ईस्वी में ही लड़ा गया। इस विद्रोह का नेतृत्व मराठा सरदार फोंड सावंत ने किया था। फोंड सावंत ने अन्य सरदारों और देसाइयों, जिसमें अन्य साहब प्रमुख थे, की सहायता से दक्षिण भारत में अनेक किलों का कब्जा कर लिया। शीघ्र ही अंग्रेज सेना ने किले पर अधिकार कर लिया। इसके बाद विद्रोही बचकर गोवा चले गए। कई सामंतवादी विद्रोहियों पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा कारावास का दंड दिया गया। अब हम इसी के अंतर्गत अपदस्थ शासकों के आंदोलन के बारे ये आंदोलन प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के विलय नीति तथा भारतीय शासकों को मनमाने ढंग से अपदस्थ करने के परिणाम स्वरूप हुए थे। इसके अनुसार वेलुथम्पी का विद्रोह 1808 से 1809 को हम देखते हैं। इस विद्रोह को त्रावणकोर केरल में लड़ा गया था। विद्रोह के नेता दियान वेल्लू थम्पी थे। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा दीवान वेल्लू थम्पी की सहायक संधि के लिए विवश कर राज्य पर भारी वित्तीय बोझ लाद दिया गया। वेलेस्ली के इस कुकृत्य के विरुद्ध दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया। थम्पी ने विद्रोह के दौरान नायर बटालियन ने इसका समर्थन किया था। वेलुथम्पी ने फ्रांस तथा अमेरिका से भी अंग्रेजों के विरुद्ध सहायता के लिए संपर्क किया था। कई बार संघर्ष करने के बाद अंग्रेज विद्रोह को दबाने में सफल हुए। गोलियों ने घायल होकर थम्पी की मृत्यु के बाद अंग्रेज सेना में इसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटकाया गया। अब हम कित्तूर चेन्नप्पा विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि 1824 से 29 ईस्वी के बीच लड़ा गया है। यह तृतीय अंग मैसूर युद्ध 1817-1820 के बाद अंग्रेजों ने कित्तूर को स्वतंत्र मान लिया था। कित्तूर आधुनिक कर्नाटक प्रांत में स्थित था। 1824 में कित्तूर के अंतिम शासक शिवलिन रुद्र की मृत्यु के बाद गोद लिए गए उनके उत्तराधिकारी को अंग्रेजों ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। इसी के परिणाम स्वरूप दिवंगत सरदार की विधवा चेन्नम्मा ने रंपा की सहायता से विद्रोह कर दिया। विद्रोह के दौरान कित्तूर के विरोधियों ने धारवाड़ के कलेक्टर की हत्या कर कित्तूर की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को कुचलने के लिए दमनकारी नीति अपनाई। रंपा को पकड़ कर फांसी दे दी गई तथा चेन्नप्पा को धारवाड़ जेल में मृत्यु हो गई। अब हम विशाखापट्टनम के विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि 1827 से 30 में लड़ा गया था। इस विद्रोह को मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में जमींदारों की संपत्तियों को कुर्क कर लिया जाने एवं लगान का भुगतान न कर पाने तथा शासन द्वारा कठोर कदम उठाए जाने के विरुद्ध में कई विद्रोह हुए। इसमें जमींदारों के कुछ विद्रोह अत्यंत उग्र थे। पालकोंडा के जमींदार विजयराम राजे ने अंग्रेजों के विरुद्ध कई बार विद्रोह किया। 1831-32 के बीच राजस्व की वसूली को लेकर पालकोंडा के जमींदारों ने दूसरी बार विद्रोह किया। इसी विद्रोह के दौरान 1832 में ब्रिटिश शासन का पालकोंडा में फौजी शासन लागू करना पड़ा था। 1830 में विशाखापट्टनम के जमींदार वीरभद्र राजे ने पेंशन को लेकर अंग्रेजों से विद्रोह कर दिया था। 1832 से 34 में विशाखापट्टनम के एक अन्य
जमींदार जगन्नाथ राजे ने उत्तराधिकार विवाद में अंग्रेज के हस्तक्षेप को लेकर विद्रोह कर दिया था। अब हम देखते हैं कि जो छोटे छोटे विद्रोह हैं उसके बारे में न जानते हुए आगे हम जनजातीय विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि औपनिवेशिक भारत में जनजातीय आंदोलन अन्य समुदायों के आंदोलन से भिन्न रहे थे। ये आंदोलन अत्यधिक हिंसक थे। जो 1778 से 1947 तक लगभग 70 जनजातीय आंदोलन हुए। जनजातीय आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इनमें जनजातीय लोगों ने प्रबल उत्साह का प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन को एक लेखक कुंवर सुरेश सिंह द्वारा 3 चरणों में बांटा गया है। प्रथम चरण 1795 से 1807 उन्होंने माना है। द्वितीय चरण 1860 से 1920 का माना है तथा तृतीय चरण 1900 बाद का माना है। उन्होंने प्रथम चरण 1795 से 1807 के अंतर्गत आदिवासी विद्रोह में पहाड़िया विद्रोह, खोंड विद्रोह, कोल विद्रोह, संताल विद्रोह आदि प्रमुख को माना है। द्वितीय चरण में 1860 से 1920 के आदिवासी विद्रोह में खरवाड़ विद्रोह, भील विद्रोह, नैकदा विद्रोह, कोया विद्रोह तथा मुंडा विद्रोह को प्रमुख माना है तथा तृतीय चरण में 1920 के बाद के अंतर्गत आदिवासी विद्रोह में ताना भगत आंदोलन, चेंबू आंदोलन, रंपा विद्रोह तथा जंगल सत्याग्रह को प्रमुख माना है। सीमांत आदिवासियों के विद्रोह के अंतर्गत खासी विद्रोह, अहोम विद्रोह, नागा आंदोलन आदि प्रमुख को माना है। अब हम पहाड़ी विद्रोह या पूर्वी भारत के विद्रोह या सीमांत जनजातीय विद्रोह के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत 1778 में प्रारंभ हुआ यह आंदोलन लंबे समय तक चलता रहा है तथा यह विद्रोह राजमहल की पहाड़ियों में स्थित जनजातीय द्वारा उनके क्षेत्रों में अंग्रेजों के हस्तक्षेप द्वारा शुरू किया गया था। अंत में अंग्रेज को इनके साथ सुलह करनी पड़ी और इस क्षेत्र को दामनिकोल क्षेत्र घोषित करना पड़ा था। पहाड़ी विद्रोह के अंतर्गत हम खोंड विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि 1837 से 1856 तक अंग्रेज के विरुद्ध लड़ा गया था। इसके पीछे का कारण अगर हम जानना चाहें तो सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों को आरोपित करना तथा उनके क्षेत्र में जमींदारों और साहूकारों को प्रवेश की अनुमति देने आदि से खुंड नाराज हो गए थे। खुंड लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र में रहते थे। खुंड विद्रोह में घुमसर, चिनकी, मेंडी, कालाहांडी तथा पटना के आदिवासी ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसमें चक्रबिशोई ने नेतृत्व किया था। बाद में राधा कृष्ण डंडसन के नेतृत्व में सवारा और कुछ अन्य योद्धा जनजातीय इस विद्रोह में शामिल हो गए थे। कुछ समय पश्चात 1835 के चक्रबिशाई लुप्त हो गए। इसके बाद यह आंदोलन समाप्त सा हो गया। अब हम इसी के अंतर्गत कोल विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र में सदियों से शांतिपूर्वक रहते थे। इनकी जीविका का मुख्य आधार खेती और जंगल था, किंतु बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद साथ ही आदिवासियों के जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। नई व्यवस्था के अंतर्गत इनके क्षेत्रों में नौ जमींदारी एवं महाजनों का प्रवेश होने लगा। इन लोगों ने आदिवासियों का शारीरिक एवं आर्थिक शोषण आरंभ कर दिया, जो आगे चलकर विद्रोह का कारण बना। विद्रोह ने उस समय उग्र रूप धारण कर लिया।
जब उनकी भूमि उनके मुखिया मुंडों से छीनकर मुस्लिम कृषकों तथा सिखों को दे दी गई। इस युद्ध का प्रारंभ हम 1831 में मानते हैं तथा सिंहभूम के निकट सोनपुर परगना में लड़ा गया था। आरंभ में कोलो ने यह विद्रोह दीकू लोगों के विरुद्ध छोटे पैमाने पर किया था, किंतु धीरे धीरे उन्होंने अपनी गतिविधियां तेज कर दी और व्यापक रूप धारण कर लिया। आदिवासी क्षेत्र में से बाहर से आकर रहने वाले भूमिपति महाजन और कर्मचारी इत्यादि को दीकू कहा जाता है था। यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू तथा मानभूम के पश्चिमी क्षेत्र में लड़ा गया था। यहाँ पर हम देखते हैं बुद्ध भगत, जुआ भगत, केशव भगत, नरेंद्र शाह, मनिको एवं मादरा महतो ने नेतृत्व किया था, जिसके नेतृत्व में यह विद्रोह किया गया था। इन नेताओं के सुग नेतृत्व में कोलो का सशक्त आंदोलन चलता रहा। बैरकपुर और दानापुर छावनी में इस विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी गई। कोलो ने छापामार युद्ध प्रणाली द्वारा सेना से संघर्ष किया। अंत में 1832 में विद्रोह को दबा दिया गया। कोल विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश शासन ने 2 अंग्रेज अधिकारियों, विली किन्सन तथा डेंट की नियुक्ति की थी। अब हम संथाल विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि आदिवासी विद्रोह से संथाल विद्रोह सर्वाधिक शक्तिशाली था। संथाल बिहार, बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों मानभूम, बंडाभूम, हजारीबाग, मिदनापुर, बंकुरा, वीरभूमि, मुंगेर, भागलपुर तथा सिंहभूम के क्षेत्र में हुआ था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत अधिकांश जमीनें जमींदारों को सौंप दी गई। फलस्वरूप संथालों को अपना क्षेत्र छोड़कर राजमहल की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी। इस नए क्षेत्र के जंगलों को साफ कर संथालों ने कृषि योग्य भूमि बनाई और खेती करना प्रारंभ कर दिया। संथालों द्वारा स्थापित यह नया क्षेत्र दामन एको के नाम से जाना जाता है। दामन एको भागपुर से राजमहल के बीच का संथाल बहुल क्षेत्र था। सरकार ने संथालों द्वारा स्थापित इस नए क्षेत्र दामन एको से भी लगान की वसूली आरंभ कर दी। परिणाम स्वरूप जमींदारी व्यवस्था यहाँ भी स्थापित हो गई। लगान वसूली की दर अत्यधिक बढ़ा दिए जाने के कारण निर्धन किसान उसे चुकाने में असमर्थ हो गए। कर चुकाने के लिए उन्हें महाजनों और साहूकारों से कर्जे लेना पड़ते थे, जिस पर वह खुद सूद की दर अत्यधिक होती थी। महाजन दिए गए कर्ज पर 50 से 500% तक सूद वसूल करते थे। ऐसी स्थिति में संथाल किसानों को दरिद्रता और गरीबी बहुत तेजी से बढ़ी। इस स्थिति में उनके अंदर एक असंतोष को जन्म दिया, जो एक विद्रोह के रूप में फूट पड़ा। इस समय गैर आदिवासियों को, जो आदिवासियों के क्षेत्र में प्रवेश कर उनका शोषण करते थे, को उन्होंने दीकू नाम से संबोधित किया। यह विद्रोह 30 जून 1855 में बहुत भयंकर रूप ले लिया था एवं भंगनेडी ग्राम से इसकी शुरुआत होती हुई। इसमें सिद्धू और कान्हू नामक 2 भाई थे। 30 जून 1855 को सिद्धू कान्हू ने भंगनेडी ग्राम से संथालों की एक आम सभा बुलाई। इस सभा में 7000 संथालों ने भाग लिया। सिद्धू ने अपने आप को दैवीय गुरु बतलाया। उसने घोषणा किया कि ठाकुर जी, भगवान ने उन्हें आदेश दिया है कि वे आज़ादी के लिए हथियार उठा ले। संथालों ने अंग्रेजी शासन के सामाजिक समाप्ति की घोषणा कर दी और अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। विद्रोह के दौरान संथालों ने अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या कर दी तथा यह विद्रोह सिंहभूम, बंकुरा, वीरभूम तथा हजारीबाग, भागलपुर एवं मुंगेर
आदि क्षेत्रों में विस्तृत रूप से फैला। विद्रोहियों ने साहूकारों, जमींदारों, गोरे बंगाल मालिकों, रेलवे इंजीनियरों तथा अंग्रेज अधिकारियों के घरों पर हमले किए। भागलपुर और राजमहल के बीच रेल, डाक तथा तार सेवा भंग कर दी गई। विद्रोह को दबाने के लिए कलकत्ता के मेजर बारो के अधीन सेना भेजी गई, किंतु बारो पराजित हुआ। बारो को पराजित होने के बाद भागलपुर और पूर्णिया से घोषणा पत्र निकालकर संथालों के विद्रोह को दमन करने का निर्देश दिया गया। अंत में 1856 में भागलपुर कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉयड ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दमन किया। 1856 में सिद्धू कानू को पकड़ लिया गया, उन्हें गोली मार दी गई। विरोध समाप्त होने के बाद संथाल परगना एक नया जिला बना दिया गया। संथाल विद्रोह का वितरण व्हीलर, हंटर तथा लीवार्नर जैसे अनेक अंग्रेज अधिकारियों ने दिया है। LSSO मुल्ले ने संथाल विद्रोह को मुठभेड़ की संज्ञा दी। कुंवर सुरेश सिंह द्वारा 3 चरणों में विभाजित आदिवासी विद्रोह का द्वितीय चरण 1860 से 20 तक चला। दूसरे चरण में आदिवासी विद्रोह के 2 लक्ष्य थे: आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी तत्वों के विरुद्ध संघर्ष तथा आदिवासियों द्वारा अपने समाज को सुधार लाने का प्रयास। द्वितीय चरण में प्रमुख विद्रोह खारवाड़ विद्रोह, खुंडा विद्रोह, नकदा विद्रोह, भील विद्रोह, मन विद्रोह, जुआर विद्रोह, बस्तर विद्रोह, कोया विद्रोह और खून विद्रोह के रूप में देखा जाता है। लेकिन हम यहाँ पर पहाड़ी विद्रोह के बाद हम मध्य भारत एवं दक्षिण भारत के विद्रोह के बारे में जानेंगे। मध्य भारत एवं दक्षिण भारत के विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि जिसके अंतर्गत हम होस जनजातीय विद्रोह के बारे में जानेंगे। होस जनजातीय का विद्रोह 1827 ईस्वी में शुरू हुआ था। 1831 ईस्वी में छोटा नागपुर के मुंडा जाति द्वारा किए गए विद्रोह को पुनः होस जनजाति शामिल हो गए। यह विद्रोह रांची, हजारीबाग, पलामू और मानभूमि के क्षेत्रों में फैल गया। होस जनजातीय का विरोध 1836 से 37 तक समाप्त हो गया। अब हम भील विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि भील मुख्य रूप से खानदेश के पहाड़ों क्षेत्र के निवासी थे। खानदेश पर अंग्रेजों के आधिपत्य 1868 से भील में आशंका उत्पन्न हुई थी। इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्रिम्बकजी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था। उन्होंने 1825 ईस्वी में सेयरम के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। 1831 ईस्वी तथा 1846 ईस्वी में इस विद्रोह को पुनरावृत्ति हुई। अब हम देखते हैं कि बिरसा मुंडा विद्रोह या उलगुलान विद्रोह। इस पारंपरिक अधिकार में कटौती, बंधुआ मजदूरी एवं औपनिवेशिक कानूनी आदि कारकों ने इनके असंतोष को बढ़ावा दिया था। बिरसा मुंडा एक साधारण किसान के पुत्र थे। वह वैष्णव विचार से प्रभावित थे। सन 1895 में बिरसा ने स्वयं को पैगंबर होने का दावा किया था तथा इस विद्रोह को 1893 से 1900 ईस्वी तक का होने का माना जाता है। रांची के दक्षिण क्षेत्र में इसकी शुरुआत हुई थी। इस विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को माना जाता है। बिरसा मुंडा एक बटाईदार का बेटे थे। उन्हें मशीनरियों से थोड़ी बहुत शिक्षा मिली थी। पहले वह जर्मन मिशनरी के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए, किंतु पुनः अपने पूर्वजों के धर्म को अपना लिया। मुंडा
ने एकेश्वरवाद की स्थापना पर बल दिया। एक मान्यता के अनुसार 1895 बिरसा का परमेश्वर के दर्शन हुए और वह पैगंबर होने का दावा करने लगे। उनका मानना था कि उनके पास निरोग करने की चमत्कारी शक्ति है। मुंडों की पारंपरिक भूमि व्यवस्था खुटकुट्टी या मुंडारी का जमींदार या व्यक्तिगत भूस्वामियों वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया था, किंतु बाद में बिरसा मुंडा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान कर दिया। 1899 में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने के अनुयायियों ने रांची और सिंहभूम के कुछ क्षेत्रों में अपने आक्रामक गतिविधियां प्रारंभ की। इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया। 1900 ईस्वी में विद्रोहियों ने पुलिस को अपना निशाना बनाया, परंतु जनवरी 1900 में सेलर कैप पहाड़ियों पर ब्रिटिश सेना द्वारा पराजित हुए। कुछ दिन बाद बिरसा पकड़े गए, उनको जेल में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद यह विद्रोह शांत हो गया। विरोध शांत होने के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा छोटा नागपुर काश्तकारी कानून में किसान को कुछ राहत प्रदान की गई। इस कानून के अंतर्गत संयुक्त काश्तकारी अधिकारी को अधिकारों की मान्यता दी गई तथा पेट बेगारी बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब हम ताना भगत आंदोलन के बारे में जानेंगे। अब हम ताना भगत आंदोलन के बारे में जानेंगे, जो कि इसका प्रथम 1914 के बाद छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन की शुरुआत आदिवासियों के बीच में उन लोगों से किया जो भगत, फकीर या धर्माचार्य थे, इसलिए इस आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा जाता है। यह आंदोलन एक प्रकार का सांस्कृतिक आंदोलन था। ओरावो जनजाति के लोग इस आंदोलन को कुरुक धर्म का वास्तविक और मूल धर्म मानते थे। इस आदिवासी आंदोलनकारियों के बीच गांधीवादी कार्यकर्ताओं ने अपने रचनात्मक कार्यों के माध्यम से संबंध स्थापित किए थे। परिणामस्वरूप 1920 में कांग्रेस का ताना भगतों से घनिष्ठ संबंध स्थापित हो गया। कांग्रेस के नेतृत्व में ताना भगतों ने शराब की दुकानों पर धरना देकर, सत्याग्रह और प्रदर्शनों में भाग लेकर स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया। आंदोलन में जतरा भगत, बलराम भगत, गौ रक्षिणी भगत एवं देवमोनिया भगत आदि थे। देवमेनिया एक महिला थी। 1915 के उत्तरार्ध में यह आंदोलन एक बहुत शक्तिशाली मसीही आंदोलन के संबद्ध हो गया तथा ताना भगत आंदोलन के नाम से चल रहा था। इस आंदोलन ने शीघ्र ही एक शक्तिशाली रूप धारण कर लिया। सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीति लागू की, आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया तथा उनकी जमीनें जब्त कर ली। अब हम वन सत्याग्रह के बारे में। महाराष्ट्र, मध्य प्रांत एवं कर्नाटक के गरीब किसान तथा आदिवासियों द्वारा सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की भांति एक व्यापक और सशक्त वन आंदोलन का संचालन किया गया। सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों तथा आदिवासियों के मध्य संबंध अधिक सुदृढ़ हो गए। इस आंदोलन के दौरान अनेक नेताओं जैसे बैतूल में गोंडों के गंजन कोको का उदय हुआ। इस आंदोलन के समय लगान अदा न करने से संबंधित अभियान भी चलाए गए। हजारीबाग में बोंगा माझी और सोमरा माझी ने कांग्रेस के समर्थन में अपने सामाजिक धार्मिक आंदोलन को वन आंदोलन में जोड़ दिया। संतालों के पास गांधी जी के अपना नेता घोषित कर शराब बनाना आरंभ कर दिया। बिहार के पलामू के खरवार आदिवासियों ने 1950 के दशक में एक सत्याग्रह का संचालन किया। 1930 के दशक में गढ़वाल आदिवासियों ने जंगलों में ठेकेदार के विरुद्ध आंदोलन किया।
मोपला विद्रोह, जो कि साला मालाबार के मोपला किसानों ने 1836 से, सॉरी, मोपला विद्रोह नहीं, अभी हम कोंडा डोरा विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि 1779 से 80 में गोदावरी एजेंसी की पहाड़ियों में कोंडा डोरा पहाड़ी मुखिया के नेतृत्व में एक शक्तिशाली विद्रोह हुआ। इसका प्रभाव क्षेत्र करीब 5000 वर्ग मील रहा। 1840 ईस्वी से 1861 तथा 62 में अंग्रेजों द्वारा संरक्षित एवं मनसबदार घरानों के विरुद्ध यह विद्रोह बार बार हुआ, किंतु दबा दिया गया है। यहाँ पर मनसबदारों द्वारा इमारती लकड़ी और चराई पर कर बढ़ाने का प्रयास किया गया था एवं 1800 ईस्वी में बंगाल और बिहार में अंग्रेजों द्वारा इनका संघर्ष जारी रहा था। अब हम सीमांत आदिवासियों के विद्रोह के बारे में जानेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण विद्रोह अहोम विद्रोह को माना जाता है। असम के अहोम अभिजात वर्ग के लोगों ने वर्मा युद्ध के बाद कंपनी द्वारा उनके क्षेत्र वापस न होने पर विद्रोह किया था। इस विद्रोह के नेता गोमधर कुंवर थे। 1828 ईस्वी में अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर के नेतृत्व में रंगपुर पर चढ़ाई करने की योजना बनाई, किंतु असफल रहे। सरकार को अहोम को शांत करने के लिए समझौता करना पड़ा। इस समझौते के अंतर्गत कंपनी ने उत्तरी सीमा के नरेश उत्तरी असम के प्रदेश महाराजा पुरंदर सिंह को दे दिए थे। इस सीमांत जनजातीय विद्रोह के अंतर्गत रानी गौडेन्लियू का नागा आंदोलन के बारे में जानेंगे, जो कि सामाजिक तलाने और समाज में प्रचलित गलत रीति रिवाजों को समाप्त कर प्राचीन धर्म को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से रोंगमेई नेता जंदोनाग ने एक शक्तिशाली नागा आंदोलन का गठन किया। इस आंदोलन ने अंग्रेज शासन के विरुद्ध एक राजनीतिक संघर्ष का रूप धारण कर लिया। जंदोनाग को गिरफ्तार कर 29 अगस्त 1931 को फांसी दी गई। उसे फांसी देने के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व 17 वर्षीय नागा महिला गौडिन्यालयू ने किया। गौडिन्यालयू ने इस आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन से जोड़कर अपने अनुयायियों को उत्पीड़नकारी कानून का विरोध करने तथा गृह करों को अदा न करने को आदेश दिया। रानी ने जंदोनाग के धार्मिक विचारों के आधार पर हेकपीए की स्थापना की। इस आंदोलन ने महात्मा गांधी के नाम का प्रयोग किया। जवाहरलाल नेहरू एवं आजाद हिंद फौज ने गौडिन्यालयू को रानी की उपाधि देकर सम्मानित किया। अंततः इस आंदोलन को दमन कर दिया गया। दमन के बाद इस आंदोलन को आदिवासियों के कुछ शांतिपूर्ण संगठनों जैसे काबुई समिति 1934, काबुई नागा एसोसिएशन 1946, जेलियांगशांग परिषद 1947 या मणिपुर जेलियांगशांग यूनियन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। एवं यहाँ पर जो रानी थी उनको गिरफ्तार अंग्रेजों ने करके जेल में डाल दिया था। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें जेल से रिहा किया था। अब हम कुछ छोटे आदिवासी आंदोलन तथा 1935 से 1947 के मध्य आदिवासी आंदोलन के बारे में जानेंगे। 1835 में सफलास जनजाति के लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के मैदानी प्रदेश में आक्रमण किया। 1836 में मिसिमियों ने एक वनस्पति शास्त्री ग्रिफिथ को संदेहास्पद व्यक्ति समझ कर हत्या कर दी। 1839 और 1842 के मध्य असम में खम्प्राती जनजाति ने विद्रोह कर एक अंग्रेज एजेंट एडमंड वाइट तथा अधिकारियों की हत्या कर दी। 1842 में लुइस जनजाति ने अराकन और सिलहट के ब्रिटिश प्रदेश पर आक्रमण किया। 1843 में सिंगफो सरदार निरंग फिदू ने अंग्रेज सैनिक टुकड़ी पर हमला कर सैकड़ों सैनिक को मार डाला। 1844 में लुसाई विद्रोही ने मणिपुर के ग्राम पर आक्रमण किए। इस विद्रोह का नेता
शुक्ला था। बाद में इसे गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई। 1807 में लुसाई सरदार ने त्रिपुरा के ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र पर आक्रमण किया और 186 ब्रिटिश नागरिकों की हत्या कर दी। 1904 के मणिपुर के आदिवासी महिलाओं ने अंग्रेज के विरुद्ध नपितल या महिलाओं का युद्ध छेड़ा है। ब्रिटिश राजनीतिक एजेंट के द्वारा सहायक राजनीतिक एजेंट के बंगले का पुनर्निर्माण बंधु मजदूर द्वारा कराया इस विद्रोह का मुख्य कारण था। आदिवासियों की अलग पहचान विकसित करने के जिन कारणों के विशेष रूप से योगदान रहा, इनमें प्रमुख 1935 का भारत सरकार अधिनियम, आधुनिक शिक्षा का विस्तार, पर्वतीय और मैदानी आदिवासियों के बीच एक छोटे और शिक्षित मध्य वर्ग का उदय। अब हम 1935 से 47 के मध्य आदिवासी आंदोलन के बारे में जानेंगे। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा अप्रैल 1937 में आदिवासी प्रदेश की प्रशासकीय व्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहले भाग के अंतर्गत मिजो, नागा एवं उत्तरी कछार पर्वतीय प्रदेशों एवं उत्तरी पूर्वी सीमांत क्षेत्रों को अपवर्जित क्षेत्र घोषित किया। अपवर्जित क्षेत्र की एक अभ्यंतर पंक्ति के द्वारा रक्षा की जाती थी, जिसमें बिना अनुमति पत्र के बाहरी लोगों का प्रवेश वर्जित था। इस क्षेत्र समान प्रशासकीय अधिकार क्षेत्र से बाहर थे। उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र के अंतर्गत ब्रिटिश सत्ता का एक सांध्य प्रकाश क्षेत्र और नागा अप्रशासित आदिम जातीय क्षेत्र शामिल थे। साम्य प्रकाश क्षेत्र के अंतर्गत 2 देशीय रियासतें थी, मणिपुर और त्रिपुरा के साथ असम सरकार की एजेंसी के माध्यम के संबंध को निर्वाह किया जाता है। दूसरे भाग के अंतर्गत गारो पर्वतीय प्रदेश, खासी जयंतिया पर्वतीय क्षेत्र के ब्रिटिश प्रदेश और मिक्की पर्वतीय क्षेत्र थे। ये क्षेत्र आंशिक अपवर्जित क्षेत्र थे। इस प्रकार 1935 के अधिनियम ने आदिवासियों को नए गठबंधन के विकास की शुरुआत की। इस काल में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र के प्रमुख आदिवासी जैसे नागा, खासी, बोडो, मीरी, कचेरी और सवेरी जनजातियों ने अपने अपने विभिन्न संगठनों का गठन किया। इनके द्वारा स्थापित संगठनों के नागा क्लब, सिंह खासी क्लब 1911, खासी दरबार, ट्राइबल लीग, अहोम लीग शामिल हैं। इन संगठनों के जुड़े नेता ने रूपनाथ ब्रहा, कारो चंद्र बोले और यादव चंद्र खाकलरी विधानसभा के सदस्य थे। 1945 से 47 तक के काल आदिवासी संगठनों का विकास का दूसरा चरण। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र युद्ध के महत्वपूर्ण केंद्र थे। विश्व के होने वाले घटनाओं में आदिवासी जनजातीय जनजीवन प्रभावित हुआ। 1945 के नागा पहाड़ी जिले के डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स द्वारा नागा हिल्स डिस्ट्रिक्ट ट्राइबल काउंसिल, नागा पर्वतीय जिला आदिवासी परिषद का गठन किया गया। इस परिषद का गठन युद्ध के पश्चात पुनर्निर्माण के कार्य को देखने के लिए किया गया। अप्रैल 1946 में बोखा में इस संस्था का नाम बदलकर नागा नेशनलिस्ट काउंसिल कर दिया गया। 1946 के पूर्वार्ध में गारो नेशनलिस्ट काउंसिल तथा मिजो यूनियन नामक 2 प्रमुख संस्थाओं का गठन किया गया। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद के समय सीमांत जनजातियों में 2 प्रकार की प्रवृत्तियां थी। पहली प्रवृत्ति के अंतर्गत वे सब भारतीय संघ में रहकर अधिक आदिवासी सहायता प्राप्त करने के पक्ष में थे। इस प्रवृत्ति के संगठन में मिजो यूनियन, गारो नेशनल काउंसिल, ईस्ट इंडियन ट्राइबल यूनियन और ऑल पार्टी हिल्स लीडर्स कॉन्फ्रेंस प्रमुख थे। दूसरी प्रवृत्ति के अंतर्गत वे लोग जो आदिवासी क्षेत्र के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के पक्ष में थे। इस प्रवृत्ति के समर्थक संगठनों में नागा नेशनल काउंसिल, यूनाइटेड मिजो फ्रीडम ऑर्गेनाइजेशन और मिजो नेशनल फ्रंट प्रमुख थे। अब हम ब्रह्मपुत्रा घाटी के रंगपुर क्षेत्र तथा 19वीं सदी में 20वीं सदी के किस्टक आंदोलन के बारे में जानेंगे, जो कि
जो कि यहाँ पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा किया गया है तथा हम देखते हैं कि इसमें प्रथम किसान विद्रोह के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र घाटी के रंगपुर क्षेत्र के किसान आंदोलन के अंतर्गत हम अकाल के समय अधिक लगान की मांग से क्षुब्ध होकर इस क्षेत्र में हिंदू एवं मुसलमान रैयतों ने सन 1783 ईस्वी में लगान वसूली का ठेका लेने वाले इजारेदार देवी सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। विद्रोहियों के नेता धीरज नारायण थे। इसे हम हाथी खेड़ा विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। क्षेत्र रंगपुर के दक्षिण में मेमन सिंह के इलाके में हुआ था। नेता थे टीपू नामक फकीर। इसे पागपंथी विद्रोह भी कहा जाता है। इसे 1833 में दबाया जा सका। अब हम मोपला विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि मालाबार के किसानों ने 1836 से 54 के मध्य कम से कम 22 बार विद्रोह किया था। मोपला विद्रोह मुस्लिम किसान थे, जबकि इस क्षेत्र के अधिकांशतः भूस्वामी हिंदू थे। मालाबार के नंबूदरी ब्राह्मण इस किसान को आर्थिक शोषण करते थे। इन दो वर्गों को न सिर्फ आर्थिक हित भिन्न भिन्न थे, अपितु संप्रदाय भी भिन्न था। इस तथ्य के कारण मुस्लिम संप्रदायवादियों एवं धार्मिक सह राजनीतिक नेताओं ने मोपला कृषक का सांप्रदायिक दिशा दी। फलतः दो आंदोलन तत्व आर्थिक था तथा रूप में धार्मिक हो गया। इस क्षेत्र में पुर्तगालियों द्वारा बलपूर्वक ईसाई धर्म का प्रयास करने की कोशिश की गई थी। ब्रिटिश भूराजस्व नीति से असंतोष ब्रिटिश भूराजस्व नीति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था। जन्मी के स्वरूप में भी परिवर्तन किया गया था। जरूरत से ज्यादा कर निर्धारण, अवैध कर की भी वसूली की जाने लगी थी। जमीन में से बेदखली भी की जाने लगी थी। सरकारी कर्मचारियों का खराब रवैया भी शुरू हो गया था। सन 1836 से 1854 के संघर्ष काल में उनके नेता थंगल ने चमत्कारिक ढंग से ब्रिटिश शासकों को मालाबार क्षेत्र से बाहर निकालने की बात की। इन विद्रोहियों ने अनेक धार्मिक उन्मादग्रस्त थे और उलेमा वर्ग विशेषकर सैयद अली और उनके पुत्र सैयद फजल से प्रभावित थे। 1854 का विद्रोह धीरे धीरे दबा दिया गया। अब हम फराइजी विद्रोह के बारे में, जो कि 1838 से 55 के बीच लड़ा गया। यह विद्रोह बंगाल में हुआ था। अधिक राजस्व निर्धारण और बेदखल किए गए किसानों के असंतोष के परिणाम हुआ था। यहाँ पर फराइजी संप्रदाय के संस्थापक शरीउतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ। उनका विश्वास था कि सभी लोग बराबर हैं और जमीन पर केवल ईश्वर का अधिकार है और किसी को आम किसान पर कर आरोपित करने का अधिकार नहीं है। मांगे स्वयं अपनी पंचायतें गठित को ब्रिटिश न्यायालयों का बहिष्कार किया व ग्रामीण अदालत स्थापित करने की प्रेरणा मिली। अब हम 19वीं और 20वीं सदी के कृषक आंदोलन एवं उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत हम 19वीं सदी के कृषक आंदोलन के अंतर्गत नील आंदोलन के बारे में जानेंगे, जो कि 1859 से 60 के बीच बंगाल में हुआ था। नील की खेती कराने वाले अधिकतर बगान मालिक यूरोपीय थे, जिन्होंने किसानों को जबरदस्ती अग्रिम लेने करार करने और नील उगाने हेतु बाध्य किया। भुगतान में भी काफी धांधली करते थे। सन 1859 ईस्वी के मध्य में नील कृषकों का असंतोष तब बढ़ गया जब डिप्टी मजिस्ट्रेट एस चंद्राकर के एक सरकारी आदेश का नील उत्पादकों का कोई असर नहीं पड़ा।
तब सितंबर 1859 ईस्वी में नदिया जिले में गोविंदपुर गांव में दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसान संगठित हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह आंदोलन शीघ्र ही 12 साल जैसोर, खुलना, राजशाही, ढाका, मालवा आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों ने कई जगहों पर उत्पादकों से अग्रिम लेने, करार करने व नील उगाने से इनकार कर दिया। अपने अधिकारों के लिए वे कानूनी लड़ाई भी लड़ने लगे। इस आंदोलन की एक उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि समाज के सभी वर्ग का समर्थन इन शोषित किसानों को प्राप्त था। वह तत्कालीन बुद्धिजीवियों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी। हिंदू पेट्रियाट के संप्रदाय हरिश्चंद्र वर्मा ने इस आंदोलन को अपने लेखों के माध्यम से काफी बल प्रदान किया था। अब हम देखते हैं कि दीनबंधु मित्र ने बंगला में नील दर्पण लिखा और नील कृषकों की दुर्दशा को उजागर किया था। सरकार ने बाध्य होकर एक नील आयोग की नियुक्ति की, जिसके सुझाव 1862 के अधिनियम 4 में रख दिए गए। अब हम पबना विद्रोह के बारे में जानेंगे, जो कि पूर्वी बंगाल में स्थित पबना के रैयतों ने जमींदारों के जातियों के विरुद्ध 1870 के दशक में और 1880 के दशक के आरंभिक वर्षों में व्यापक प्रतिरोध किया था। 1873 में पबना के कृषकों द्वारा एग्रेरियन लीग की स्थापना की गई थी। रैयतों का विरोध मुख्यतः कानूनी और शांतिपूर्ण तरीकों से करना था। ध्यान देने योग्य तथ्य, कृषक ब्रिटिश शासक के विरोधी नहीं बल्कि जमींदारी विरोधी थे। रैयतों की सबसे बड़ी मांग यह थी कि वे महामहिम महारानी की और केवल उन्हीं की रैयत रहना चाहते थे। प्रमुख नेता ईशान चंद्र राय और शंभुनाथ पाल एवं खुदी मुल्ला थे। इसकी परिणति बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के रूप में हुई। अब हम देखते हैं कि 20वीं सदी में किसानों के प्रमुख विद्रोह तथा हम देखेंगे, इससे पहले हम देखेंगे कि 19वीं सदी के किसान आंदोलन की सीमाएं क्या थी। सीमाएं मतलब लिमिटेशन क्या थी। ज्यादातर मांगे अधिक आर्थिक और उनके संघर्ष का उद्देश्य अत्यंत सीमित था। उपनिवेशवाद के विरुद्ध किसानों ने आवाज नहीं उठाई थी। इस आंदोलन का दायरा सीमित रहा। संघर्ष में निरंतरता की कमी, खास उद्देश्य से पूरा होते ही आंदोलन समाप्त हो गया। कानून के प्रति किसान काफी जागरूक थे। आंदोलन का उद्देश्य अधीनस्थ व्यवस्था को समाप्त करना नहीं था, बल्कि वे किसानों की तात्कालिक समस्याओं को संबंधित रहते थे। अब हम 20वीं सदी के किसान आंदोलन के बारे में जानेंगे। 20वीं सदी के किसान आंदोलन में न केवल तालुकदारों और जमींदारी व्यवस्था की जाति के विरुद्ध किया गया, बल्कि किसान सभाओं जैसे किसान संगठनों की स्थापना कर अपनी राजनीतिक जागरूकता को भी परिचय दिया गया। इस अवधि में कृषकों को स्वतंत्रता संग्राम की धारा में समाहित करने में गांधी जी का उल्लेखनीय योगदान रहा। इस आंदोलन के अनुसार बिजलिया आंदोलन का जिक्र आता है। बिजौलिया में एक परमार राजपूत के अधीन एक बड़ी मेवाड़ जागीर थी। वहां किसानों का 86 प्रकार के कर लगाए गए थे। 1913 के होने वाले विरोध के नेता सीताराम दास नाम के एक साधु थे। 1915 के इस आंदोलन की भूतपूर्व क्रांतिकारी भूप सिंह उर्फ विजय सिंह पातिक ने नेतृत्व किया था। अब हम चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जो कि 1917 से 18 में गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में किसानों ने नील बगान के मालिकों के खिलाफ संघर्ष किया। असंतोष का मुख्य कारण था भूमि पर स्थायी अधिकार नहीं होना एवं वस्तुतः जिस व्यवस्था के अंदर नील का खेती की जाती थी वो 3 कठिया कहलाती थी, जिससे किसान को अपनी भूमि का 3/20 हिस्से का केवल नील की खेती ही करनी होती थी। अंततः चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए आमंत्रित किया। भारत में पहली बार गांधी जी ने यहाँ पर अपने सत्याग्रह का प्रयोग किया। सरकार ने बाध्य होकर चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया, जिसमें गांधी जी भी एक
सदस्य थे। कमेटी की सिफारिश को 1919 के चंपारण एग्रेरियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। अब हम खेड़ा सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। लगान माफी के प्रश्न को लेकर बम्बई सरकार के विरुद्ध लड़ा गया था। किसानों की मांग पूरी फसल न होने के कारण लगान माफ करने का था। 22 मार्च 1918 में से गांधी जी द्वारा सत्याग्रह का प्रारंभ नदियाद से शुरू किया गया था। इस सत्याग्रह से इंदुलाल याग्निक, विट्ठल भाई पटेल, अनुसुईया साराभाई ने भी गांधी जी की मदद की थी। सरकार द्वारा रियायत की घोषणा के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह वापस ले लिया था। अब हम कुछ उत्तर प्रदेश के आंदोलन के बारे में जानेंगे। 1920 के दशक किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र उत्तर प्रदेश था, जहां 1918 ईस्वी में किसान सभा का गठन किया गया था। उत्तर प्रदेश के बाबा रामचंद्र ने जमींदारों के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित किया था। प्रतापगढ़ जिले में गौरीशंकर मिश्र सक्रिय थे। 17 अक्टूबर 1920 को प्रतापगढ़ के अवध किसान सभा का गठन किया गया था। 1921 में अवध लगान एक्ट पारित हुआ। 1921 के अंत तक 1922 के प्रारंभ में हरदोई, बाराबंकी, सीतापुर आदि जिलों में किसानों ने एक आंदोलन प्रारंभ किया था। लगान के बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर उनको मुख्य शिकायतें थी। यहाँ पर किसान नेता मदारी पासी थे। इस आंदोलन के नेता कांग्रेस और खिलाफत नेताओं के अनुशासित आंदोलन के सिद्धांत के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध नहीं थे। इक्का आंदोलन के छोटे छोटे जमींदार भी शामिल थे, जिन्होंने प्रशासन और बड़े जमींदारों को चुनौती दी थी। अब हम बारदौली सत्याग्रह के बारे में जानेंगे, जो कि 1928-29 ईस्वी में लड़ा गया था। 1930-31 ईस्वी में गुजरात के बारदौली जिले में किसानों के दो संघर्ष हुए थे। 1927 ईस्वी में कपास के मूल्य में गिरावट आने के बावजूद जब सरकार ने बारदौली में राजस्व बढ़ोतरी की घोषणा की, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली सत्याग्रह आरंभ हुआ था। इस आंदोलन में पारसी महिला मिल्लूबेन पेटिट, मणिबेन पटेल, शारदाबेन शाह आदि का उल्लेखनीय योगदान रहा। सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार का अस्त्र प्रयोग में लाया गया। मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह स्वीकार किया कि 30% लगान बढ़ोतरी उचित नहीं थी। इसे घटाकर 6.03% कर दिया गया। अब हम एक महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में देखते हैं, जो कि बंगाल का तेभागा आंदोलन था। यह जोतदारी और बरगादारों के आपसी हितों के संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ। 1946 के उत्तरार्ध में बंगाल के बटाईदारों ने घोषणा किया कि अब ये भूस्वामियों को उपज के आधे हिस्से को बजाय 1/3 हिस्सा देंगे। बंगाल प्रांतीय किसान सभा द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व इसके सक्रिय नेता पंपाराम एवं भवानी सिंह द्वारा किया गया। प्रभावित क्षेत्र जलपाईगुड़ी, दिनाजपुर, रंगपुर, मेमनसिंह, मेदिनीपुर, खुलना आदि थे। 1950 में कांग्रेस सरकार ने बरगदार विधेयक पारित कर दिया और तेभागा आंदोलन को अधिकांशतः मान ली गई। अब हम तेलंगाना आंदोलन के बारे में जानेंगे। हैदराबाद रियासत के तेलुगु भाषी तेलंगाना क्षेत्र का यह आंदोलन 1946 ईस्वी से 1951 ईस्वी तक चला। यह आंदोलन वस्तुतः जमींदारों, साहूकारों, व्यापारियों और निजाम के अधिकार वर्ग के विरुद्ध था। इसमें काश्तकारों से किराए को उच्च दरें वसूल करने के विरुद्ध लड़ा गया था। कमजोर काश्तकारों को समय समय पर बेदखल करने की भी बढ़ती हुई मांग को अपनी रखा गया था। काश्तकारी की नीलामी के लिए भी पुनर्जोर आवाज उठाई गई थी। लोगों से मुफ्त मजदूरी नहीं लेने की बात कही गई थी। इस आंदोलन में कम्युनिस्ट पार्टी की उल्लेखनीय भूमिका रही। 1947 के मध्य में विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया और वह 1951 तक निरंतर चलते रहा।
20वीं सदी के कृषक आंदोलन का स्वरूप ऐसा रहा कि कृषक आंदोलन अधिक व्यापक, प्रभावी, संगठित एवं सफल थे। ये आंदोलन वस्तुतः राष्ट्रीय आंदोलन के मध्य साथ जुड़े हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन ने अनेक सामाजिक आधार बढ़ाने के लिए किसानों के साथ संबंध स्थापित किए। इन किसान आंदोलन के संगठन का महत्वपूर्ण स्थान मिला। अतः ये आंदोलन क्षेत्रीय मांगों पर आधारित नहीं थे। इसने इसने विभिन्न किसान सभाओं का गठन किया, जैसे अवध किसान सभा, आंध्र किसान सभा आदि। 1921 ईस्वी तक कुछ स्थानीय नेताओं को गलतफहमी एवं आक्रोश के कारण किसान सभा आंदोलन ने हिंसक रूप धारण कर लिया, जैसे अवध किसान आंदोलन, मोपला विद्रोह आदि। 1930-40 के दशक में किसान आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर संगठन के निर्माण का प्रयास देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अब हम किसान आंदोलन के उपलब्धियों के बारे में जानेंगे, जो कि इस आंदोलन ने स्वाधीनता के बाद किए गए विभिन्न कृषि सुधारों के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण किया, जैसे जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, भूमि सुधार कानून आदि। इस आंदोलन ने भूस्वामियों व किसानों को उनके वास्तविक अधिकारों से परिचित कराया और कृषि व्यवस्था में परिवर्तन को की प्रक्रिया का सूत्रपात किया। ये किसान आंदोलन राष्ट्रवादी विचारधारा पर आधारित थे। अतः इन आंदोलन ने राष्ट्रवाद को मूर्त रूप प्रदान किया और उल्लेखनीय कार्य किया। लगभग सभी क्षेत्रों में किसान आंदोलन की प्रकृति समान थी। इन आंदोलन से किसान में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। इस प्रकार इस आंदोलन ने किसानों को एक सामाजिक वर्ग के रूप में संगठित किया इत्यादि।